एपिसोड 6। दोस्तों, हम आप सभी के लिए इतने मेहनत से स्टोरी का ऑडियो बना मर लाते हैं और आप सभी है कि हमें सपोर्ट ही नहीं करते हो। प्लीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। रेहान का घर। रेहान रिचा को गुस्से से कहता है, एक तो तुम्हारी वजह से मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है और मुझे ये कल के कल सबमिट करनी है, तो मुझ पर दया करके मेरे कमरे से चली जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। देखो रेहान, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे काम में टांग अड़ाने की और ना ही तुम्हारे मॉम पापा को समझने की। पर मैं जहाँ तक जानती हूँ, किसी भी वजह से बोला गया झूठ एक ना एक दिन किसी तरीके से बाहर आ ही जाता है और फिर तब हमें बहुत पछताना पड़ता है। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं समझी तो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ। रिचा इतना बोलकर वापस उसी कमरे के तरफ चली गई जहाँ उसे रहने को कहा गया था। वो वैसे भी काफी थकी हुई थी, इसीलिए कमरे में जाते ही बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर वो सारी बातें याद करने लगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन वो थकी होने के कारण कब नींद में चली गई खुद उसे भी नहीं पता। और जब नयनतारा उसके लिए कुछ खाने को लेकर कमरे में पहुंची तो उसे सोता देख बिना उसे जगाए खुद में धीरे से बोली, लगता है बहुत थक गई थी बच्ची, अभी इसे जगाना सही नहीं होगा। एक काम करती हूँ, ये खाने का प्लेट यहीं पर रख देती हूँ, ये जब जागेगी तो खुद खा लेगी। ये बोल नयनतारा खाना का प्लेट टेबल पर रख कर कमरे से निकल जाती है। उसके जाने के बाद रिचा को फिर से वही सपने दिखने शुरू हो गए और उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। वो नींद में बड़बड़ाई जा रही थी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मम्मा पापा वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। नींद में बोल बोल वो काफी खुद को बंधी भी महसूस कर रही थी, इसीलिए उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर जब रेहान किसी काम से रिचा के कमरे के तरफ से गुजर रहा था तब उसे रिचा के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनते ही वो वहीं रुक गया। ये आवाज तो रिचा की है ना, पर वो ऐसे बड़बड़ा क्यों रही है? जाकर देखता हूँ, वो सही तो है ना। ये बोल जैसे ही रेहान कमरे में गया, सामने बेड पर रिचा इधर से उधर पलटी जा रही थी, अपने तकिए को कस के पकड़ी, पसीने से भींगी, बस वही बात दोहराई जा रही थी। ये सब देख रेहान एकदम शॉक हो गया और परेशान होते हुए वो खुद में बोला, अरे यार, अब इसे क्या हो रहा है? ये नींद में ये सब क्या बोले जा रही है? कहीं अभी भी वो दानव तो इसके, लेकिन उस बाबा ने तो बोला था कि इसके गले में मंगलसूत्र डालने से वो इसके करीब नहीं आ सकता है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? एक काम करता हूँ, जल्दी से जूली को कॉल कर पूछता हूँ कि इसे क्या हो रहा है। हम ये सही रहेगा। रेहान इतना बोल झट से रिचा के पास जाकर खड़े होते हुए जूली को कॉल लगा दिया और जैसे ही जूली ने कॉल उठाया रेहान हड़बड़ाहट भरे आवाज में बोला, यार जूली, ये रिचा नींद में ऐसे क्यों कर रही है? इसका पूरा शरीर भी एकदम पसीने में लथपथ हुआ पड़ा है और ये बोले जा रही है कि बचाओ वो मुझे मार डालेगा। अब तो मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया है, तो फिर इसे वो सपना क्यों आ रहा है? उस बाबा ने तो बोला था कि वो दानव इसके आसपास नहीं आ सकता है अब। रेहान, रेहान, तुम एक मिनट खुद को पहले शांत करो और फिर अपने हाथ से दिदू के हाथ को कस के पकड़ लो। वो थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। वो क्या है ना कि दिदू शुरू से ही काफी डरती है, पता नहीं क्यों, पर हर बात से उसे बहुत डर लगता है। और फिर उनके साथ ये सब हो गया और वो सपना उन्हें बचपन से ही आता था, तो इतनी जल्दी वो उसे नहीं भूल पाएंगी। बस इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा होगा। तुम उन्हें धीरे से जगा दो और पानी पिला दो। ठीक है, मैं करता हूँ। अच्छा, अभी मैं कॉल रखता हूँ। रेहान जैसा जूली ने कहा था बिल्कुल उसी तरह रिचा के हाथों को उठा अपने हाथों में कस के पकड़ लेता है और फिर कुछ देर बाद उसे धीरे धीरे आवाज देते हुए कहता है, रिचा प्लीज उठ जाओ, देखो तुम्हारा खाना रखा हुआ है। रेहान के इस तरह कस के हाथ पकड़ने से रिचा एकाएक चुप हो जाती है और उसकी नींद भी टूट जाती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, सामने रेहान को बैठे देख एकदम से उठकर बैठ जाती है और अपने हाथों को उसके हाथों से खींच लेती है। ये तुमने मेरी हाथ क्यों पकड़ रखी थी? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी प्रोजेक्ट पूरी करनी थी ना? रिचा के सवाल सुन रेहान बोल पड़ा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और क्या करूँगा भला तुम्हारी सेवा? अब मेरा इतना ही तो काम बच गया है, तुम्हारा देखभाल करते रहना। ये तुम इतना सड़े से मुंह बनाकर क्या बोल रहे हो रेहान? अब मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया, मेरे नसीब ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। रेहान ये बोल वहां से उठकर चला जाता है। उसको यूं चिंते हुए जाते देख रिचा खुद में बोलती है, ये लड़का भी कितना अजीब है, इसे समझ पाना मेरे बस की तो बात नहीं है। कुछ भी पूछो तो कभी सीधे सीधे जवाब नहीं देता है, पता नहीं जूली इसके साथ कैसे घंटों बातें कर लेती है। मुझसे तो एक मिनट भी इससे बात नहीं किया जाए। खैर मुझे क्या। ये बोल रिचा जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में शाम के 5 बज रहे होते हैं। टाइम देखते ही रिचा हड़बड़ा जाती है और खुद से कहती है, अरे मैं इतनी देर तक कैसे सोते रह गई? और ये खाना, लगता है आंटी मुझे नहीं जगाए और खाना रख कर चली गई।
एक काम करती हूँ, अब जबकि भूख लगी ही है तो इसे पहले खा लेती हूँ, फिर एक बार मम्मा से भी बात कर लूंगी। वैसे भी कमरे से बाहर जाकर मैं क्या करूंगी, आंटी मुझे कोई काम तो करने देंगी नहीं, बोलेंगी कि मैं उनकी मेहमान हूँ। वैसे भी मेरे बाहर होने या ना होने से यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ेगा। काश कि इस वक्त मेरे साथ मम्मा होती तो मुझे इतना अकेला महसूस नहीं हो रहा होता। वैसे आंटी भी बहुत अच्छी है, पर मैं जब उन्हें देखती हूँ तो मन करता है उन्हें सारी सच्चाई बता दूं, इसीलिए उनसे दूर ही रहना मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। रात का समय। नयनतारा किचन से खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। खाने का समय हो गया था तभी राजेश और रेहान भी खाने के लिए अपने अपने कुर्सी पर बैठ गया और रेहान अपने मोबाइल में लग गया। पर जब राजेश ने ऋचा को वहां पर नहीं देखा तो नयनतारा से पूछा, श्रीमती जी वो लड़की, क्या नाम है उसका? राजेश के पूछने पर झट से नयनतारा बोल पड़ी, जी उसका नाम ऋचा है। हाँ हमें उसका नाम नहीं पता था, दरअसल वो अभी तक खाने क्यों नहीं आई है? उन्हें जाकर बुला लीजिए, उसे भी भूख लगी होगी। अगर उसकी जिम्मेदारी ली है तो उसे अच्छे तरीके से निभाना भी चाहिए, सिर्फ जिम्मेदारी ले लेने से कुछ नहीं होता है। ये बात राजेश ने उल्टे तरीके से रेहान को बोली, क्योंकि जब से वो ऋचा को इस घर में लेकर आया है एक बार भी ना ही उसके बारे में पूछा है और ना ही ये जानना चाहा कि उसने कुछ खाया या नहीं। वो तो नयनतारा ने उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखी थी। राजेश की ये बात सुनते ही रेहान झट से नयनतारा की तरफ देख बोल पड़ा, मॉम ऋचा कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो मैं सारा दिन उसके आगे पीछे घूमता रहूंगा। मैंने पहले ही उसकी काफी मदद कर दी है जिसका एहसान वो चाह कर भी नहीं चुका सकती है। और रही बात उसके खाने या ना खाने की, तो उसे जब भूख लगेगी तो वो खुद मान कर खा लेगी, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। नयनतारा समझ गई कि अब फिर से इन दोनों की बहस शुरू हो जाएगी, इसीलिए वो दोनों को शांत रहने को कह बोली, देखिए जी आप तो बड़े हैं ना, कम से कम ही शांत हो जाइए। ये तो मेरी बात समझता ही नहीं है। आज ही आए है वो लड़की हमारे घर, अगर आप दोनों को इस तरह से लड़ते देखेगी तो वो डर जाएगी, उसे बहुत डर लगता है उचियावसो या लड़ाई झगड़े से। जब तक वो यहाँ पर है आप ही शांत रह लीजिए। देखिए श्रीमती जी इसकी हरकतें जो है ना, उसे देख हमसे तो चुप नहीं रहा जाएगा, और अगर आप चाहती है कि हम कुछ ना बोले तो फिर ठीक है, इसे बोल दीजिए जब तक वो बच्ची घर में है तब तक ये हमसे जरा दूर ही रहे तो अच्छा होगा। राजेश अगर गुस्से में था तो रेहान भी था, तो उन्हीं का खून वो और ज्यादा गुस्सा हो गया उनकी बातों को सुन के, और इसीलिए बिना खाना खाए ही वहां से उठ बोला, हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके सामने बैठकर बेकार में बहस करने का। जा रहा हूँ मैं अपने कमरे में। मॉम मेरा खाना मेरे कमरे में ही पहुंचा देना, क्योंकि यहाँ पर मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। रेहान इतना बोल जाने लगा, लेकिन नयनतारा उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। उसके जाने के बाद नयनतारा कुर्सी पर बैठते हुए राजेश से बोली, क्या जरूरत थी अभी आपको उसे डांटने की? आपको पता है ना कि वो कितनी जल्दी बातों को दिल पर ले लेता है। हम जानते हैं कि आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो आपकी हर बात को बस यही सोचकर दिल से लगा लेता है कि आप उसे हमेशा डांटते ही रहते हैं। इस पर राजेश जी बोलते हैं, आप तो जानती है कि हम उसे ऐसे खुद की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। अगर उसका दूसरों के प्रति हमेशा ऐसा ही रवैया रहा तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि हर इंसान के लाइफ में उसके आसपास मौजूद सभी सदस्य उसके लिए क्या मायने रखते हैं। हम चाहते हैं जब तक हम जिंदा है वो इस बात को समझ ले, क्योंकि अगर वो इस बात को नहीं समझेगा तो आगे चल उसे खुद ही तकलीफ होगी। अगर आज ये लोगों को इज्जत देना नहीं सीखेगा तो कल को कोई इसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये बात ये समझता क्यों नहीं है? हम इसके पापा है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर क्या दूसरे उसकी बात को समझेंगे? आप ऐसे निराश मत होइए जी, देख लीजिएगा एक दिन रेहान आपकी बात को जरूर समझेगा और वो दिन बहुत जल्द ही आएगा। बस आप हमेशा उसे ऐसे डांटते मत रहा कीजिए, उसे भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि अब वो छोटा नहीं है बड़ा हो गया है। राजेश और नयनतारा वही डाइनिंग टेबल पर बैठकर रेहान को ले बातें कर रहे थे और सारी बातें ऊपर खड़ी ऋचा सुन रही थी। जब रेहान जोर से बोल रहा था तभी ऋचा अपने कमरे से बाहर आ नीचे की ओर झांकी तो उसे सारी बातें समझ में आई। ऋचा खुद में बोली, ये रेहान इतना लड़ता क्यों रहता है अपने पापा से? वो कौन सी गलत बात समझा रहे थे उसे? बहुत गुस्सैल है ये रेहान, जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। भला कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का कभी बुरा चाहता है, लेकिन इस लड़के को तो ये बात समझ ही कहाँ आती है। अरे इतने अच्छे पेरेंट्स मिला है इसे और ये है कि उसकी कद्र ही नहीं करता है। वैसे जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ट्राई करूंगी उसके और राजेश अंकल के बीच की दूरियां खत्म करने की। इनके इस झगड़े की वजह से आंटी कितना अपसेट हो जाती होंगी। ऋचा मासूम सा चेहरा लिए वहीं से खड़ी खड़ी उन दोनों को देख खुद में बोले जा रही थी, और फिर कुछ देर बाद वो वापस अपने कमरे में चली गई। इधर नयनतारा जब रेहान के कमरे में उसके लिए खाना लेकर गई तब रेहान कॉल पर जूली से बट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही अपनी मॉम को देखता है वो जूली से कहता है कि वो उसे बाद में कॉल करेगा और फिर कॉल रख देता है।
देख बेटा, ये आज मैंने तेरी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाई है। तू तो खाना देखने से पहले ही वहां से लड़कर चला आया। हाँ तो क्या करता मॉम, पापा को मेरी शक्ल भी तो देखना गवारा नहीं है ना, मैं इतना खराब हूँ इसीलिए मैंने सोचा वहीं बैठकर खा ले, वहां मैं अपने कमरे में ही खा लूंगा। रेहान, तू उनकी हर बात को गलती तरीके से क्यों लेता है? वो तेरे पापा है, कभी भी तुझे भूखा नहीं देख सकते हैं। और रही बात उनके डांटने की, तो वो तुम्हें बस यही कहते हैं कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें वो क्या गलत बोलते हैं बताओ? नयनतारा के बातों को सुन रेहान उनकी तरफ देखने लगा और फिर कुछ देर बाद बोला, इस वक्त मेरा मूड वैसे ही ऑफ है मॉम, और अगर आप यहाँ पर पापा की तरफदारी करने आए हैं तो प्लीज इस वक्त नहीं। मैं गुस्से में आपको कुछ कह दूंगा और बाद में मुझे गिल्टी फील होगा। इससे अच्छा यही होगा कि इस वक्त आप यहाँ से चली जाइए। रेहान की बात सुन नयनतारा को बहुत दुख हुआ और वो उदास भरी आवाज में बोली, अच्छा ठीक है, हम ये खाना रख देते हैं, तू खा लेना, हम जा रहे हैं। नयनतारा खाने का प्लेट रेहान के कमरे में रख चली जाती है, और जब वो जाती है तब उसके चेहरे पर छाई उदासी बिल्कुल दिख रही होती है। ये सब ऋचा चुपके से दीवार के पीछे खड़ी देख रही होती है। उनके जाते ही ऋचा एक बार फिर से रेहान के कमरे में बिना उसकी मर्जी से जा घुसती है और पीछे खड़ी गुस्से से बोलती है, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि तुम्हें क्या अपने मम्मा पापा को दुख देकर मजा आता है? ऋचा ये बात बोल अपने हाथ को पीछे कमर पर रख खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज सुनते ही रेहान हैरान हो झट से पीछे मुड़ता है और सामने फिर से ऋचा को खड़े देख गुस्से से कहता है, तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो? प्लीज भगवान के लिए मुझे बख्श दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वो मेरे मॉम और पापा है, मेरी मर्जी में उन्हें दुख दूं या खुशी। अब तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। काश कि उस दिन मैंने वो फैसला ना लिया होता तो आज मैं चैन से जी रहा होता। हाँ तो मैंने थोड़ी ना कहा था कि मुझे बचा लो, जो बड़ा हीरो बन टपक पड़े मेरे जिंदगी में। मुझे तुम जैसे लड़के से शादी करने का कोई इच्छा भी नहीं था। वो तो उस समय मैं बेहोश थी। सच बोल रही हूँ, अगर मैं होश में होती ना तो तुम्हारे हाथ ये मंगलसूत्र पहनने से अच्छा था कि मैं उस दानव के हाथों बलि चढ़ जाती। हम जो खुद के मम्मा पापा को कोई खुशी नहीं दे सकता, भला उसके साथ कोई क्या ही रिश्ता रखेगा? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जुली को तुम में ऐसा क्या दिख गया जो तुमसे शादी करने के लिए बैठी हुई है। एक तो रेहान का वैसे ही उतना मूड खराब हुआ पड़ा था, ऊपर से ऋचा की तीखी तीखी बातें उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो ऋचा के दोनों बाहों को अपने हाथों से कस के पकड़ उसे दीवार में सटा खुद उसके सामने खड़ा हो गया। रेहान के इस रूप को देख ऋचा बहुत डर गई, क्योंकि इस समय रेहान के आंखों में उसके लिए जो गुस्सा था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, और उसके बाह भी दर्द कर रहे थे। इसीलिए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज रेहान छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। लेकिन रेहान ऋचा को और कस के पकड़ते हुए बोला, देखो ऋचा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और अगर इस घर में तुम्हें 1 साल रहना है तो चुपचाप कर यहाँ पर साल भर रहो और फिर अपने घर जाओ। इनके बीच अगर तुमने हमारे परिवार या फिर इस घर के बारे में अच्छा या बुरा सोचने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घर और यहाँ के लोग मेरे हैं ना कि तुम्हारे, तो तुम्हें उनकी चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। पर अगर तुमने मेरी बातों को गंभीर तौर पर नहीं लिया ना तो समझ लेना कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा। अभी तक मैंने तुम्हें बहुत झेला है और 1 सेकंड के लिए भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पर यहाँ देखो, मैंने तुम्हें अपने घर पर रखा हुआ है, तो चुपचाप खाओ और उस कमरे में पड़ी रहो। गलती से भी दोबारा मेरे कमरे में अपनी कदम मत रखना, समझी? ये बोल रेहान बहुत जोर से दीवार पर अपना हाथ मारते हुए ऋचा को छोड़ वहां से निकल जाता है। ऋचा की बाह बहुत दर्द कर रही होती है, जिससे उसके आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़ते हुए उस कमरे से निकल गई और जाकर सीधे उस कमरे में चली गई जहां पर उसे रहने दिया गया था, और दरवाजा बंद कर बेड पर बैठ रोने लगी और खुद में बोलने लगी, आज तक मेरे साथ किसी ने भी इस तरीके से बात नहीं की थी और ना ही मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन इस रेहान ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। सच ही बोल रहे थे अंकल, इसे की इज्जत करनी आती ही नहीं है। मैं भी किसे उम्मीद कर रही हूँ, जब ये अपनी मम्मा पापा की इज्जत नहीं करता है तो वो मेरी क्या करेगा? ऋचा का मोबाइल टेबल पर रखा हुआ था, उस पर किसी का कॉल आने लगता है। उसकी रिंग सुनकर ऋचा बेड पर से उठते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछ मोबाइल लेने जाने लगती है, और जैसे ही वो देखती है कि उसकी मम्मा का कॉल है, वो झट से खुद को एकदम नॉर्मल बना कॉल उठाते हुए बोलती है, हेलो मम्मा, कैसी हो आप? मुझे तो लगा कि आप मुझे यहाँ भेजकर भूल ही गई है। आपको पता है इस वक्त मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है आपकी। ऋचा की बात सुनकर जमुना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, धत पगली, मैं भला तुम्हें भूल सकती हूँ? जब से तुम इस घर से गई हो ये घर एकदम काटने को दौड़ता है। लगता ही नहीं है कि इस घर में कोई रहता है। मुझे तो तेरी हर वक्त चिंता लगी रहती है, पर ये सोचकर कॉल नहीं करती हूँ कि इस वक्त तू किसी के साथ होगी और उन्हें शायद हमारा फोन करना अच्छा ना लगे। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है।
आपको जब भी कॉल करना हो आप कर सकती है, यहाँ पर मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है। मतलब, रिचा क्या तुझे वहाँ पर रेहान की माँ कुछ काम नहीं देती है? और रिचा क्या ये सारा सच जानकर रेहान के माँ पापा को कोई दिक्कत भी है तुमसे? नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना कि मैं अभी अभी आई हूँ ना इस घर में तो उन्हें मुझसे काम कराना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो हमसे काम नहीं करवाती है। और हाँ रेहान ने उन्हें सारी बात बता दी है, वो हमारी बात को समझे और हमसे गुस्सा नहीं है। लेकिन वो खुद में मन ही मन बोली, शायद अभी वो ये बात जानते तो हो सकता था कि गुस्सा नहीं करते, पर रेहान ने उनसे ये बात छिपा कर बहुत गलती की है। अब तो तय है कि जब उन्हें इस सच्चाई के बारे में पता चलेगी तो वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अरे रिचा बेटा तू क्या सोचने लग गई? क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं मम्मा कोई बात नहीं है और अब आप मेरी इतना टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जमुना जी पूछती है, रिचा बेटा क्या अब भी तुझे वो सपने आते हैं या फिर अब? जमुना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी तभी रिचा झट से बोल पड़ी, नहीं मम्मा अब मुझे कोई सपना नहीं आता है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अभी मैं अब कॉल रखती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा। इतना बोल जमुना कॉल रख देती है और रिचा कॉल के रखते ही खुद में कहती है, अब मैं आपको क्या बताऊं मम्मा कि अब भी मुझे वो सपने आते हैं। भले ही वो दानव मुझ तक पहुंच नहीं सकता है इस मंगलसूत्र की वजह से, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से वो मेरे सपने से नहीं गया है। वो सपना आज फिर मुझे आया था। पर ये बताकर मैं आपको और परेशान करना नहीं चाहती हूँ, शायद हो सकता है धीरे धीरे कर ये सपना आना अब बंद हो जाए। रात को सभी अपने अपने कमरे में सो गए। रिचा भी सो जाती लेकिन उसे बस वही बात परेशान किए जा रही थी कि फिर उसे वो सपना आ जाएगा जो उसे हर दिन आता है। बस उसी डर से वो बेड पर एकदम सिकुड़ कर बैठी हुई थी पर सो नहीं रही थी। और वो खुद में बोलती है, वहाँ अगर वो सपना आता था और मैं डर जाती थी तो मुझे हिम्मत देने के लिए मम्मा पापा और जूली थी। पर यहाँ मैं खुद को इतना अकेली महसूस कर रही हूँ। अपने सपने के बारे में आंटी को बता भी नहीं सकती क्योंकि रेहान ने उनसे झूठ बोल दिया है और उसके साथ तो रह भी नहीं सकती। क्या करूँ, नींद तो लग रही है। रिचा इसी उलझन के साथ अकेले इतने बड़े बेड पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। लगभग वो सपने के डर से आधी रात तक उसी तरह बैठी रही। लेकिन नींद तो नींद है, आखिर में उसे नींद लग ही गई और वो बैठे बैठे ही दीवार लग सो गई। इधर जूली को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। वो खुद को ये तो समझा दी थी कि ये शादी बस एक उपाय है, पर उसकी रिचा के प्रति अब धीरे धीरे प्यार कम होता जा रहा था और जलन का भावना बढ़ने लगा था। वो बेड पर लेटी लेटी खुद में बोले जा रही थी, क्या दिदू और रेहान एक साथ एक कमरे में होंगे? क्या वो दोनों साथ में एक ही बिस्तर पर? नहीं नहीं, रेहान ऐसा नहीं करेगा और फिर दिदू को भी तो पता है कि मैं रेहान से कितना प्यार करती हूँ। वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर कहीं उन दोनों के बीच में, नहीं नहीं, मैं जब तक रेहान से पूछ नहीं लेती कि वो एक कमरे में तो नहीं ना है तब तक सो नहीं पाऊंगी। जूली अपने मन के शक को दूर करने के लिए आधी रात को रेहान को कॉल लगा देती है। पर रेहान काम करते करते थक गया था इसीलिए वो गहरी नींद में सो गया था। उसका मोबाइल बजे जा रहा था पर उसकी नींद नहीं खुली। ये रेहान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो पहले तो ऐसा नहीं करता था तो फिर आज वो ऐसा कैसे कर सकता है? लगता है शायद सो गया है। कोई बात नहीं, कल सुबह सुबह ही मैं दिदू के बहाने उससे मिलने चली जाऊंगी और उससे साफ साफ कह दूंगी कि वो सिर्फ मेरा है। और ये शादी भी बस एक मजबूरी है, तो इसे सच मानने की कोशिश ना करें। जब रेहान से उसकी बात नहीं हो पाई तब वो खुद को किसी तरह समझा बेड पर लेट सोने की कोशिश करने लगी। इधर रिचा को फिर से वही सपने आने लगे जिसके वजह से वो सोना नहीं चाह रही थी, बल्कि अब उसे उस सपना में वो साया का रूप भी दिखाई देने लगा था। काफी कोशिश करने के बाद भी रिचा उस सपने पर काबू नहीं कर पाए और डर के मारे जोर से चिल्ला उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घर के सारे लोगों को सुनाई दे गया। राजेश जी का कमरा। नयनतारा जी बेड पर उठकर बैठते हुए राजेश से बोली, सुनिए जी, अभी हमें ऐसा क्यों लगा कि रिचा जोर से चिल्ला रही है? क्या आपको भी उसका चिल्लाना सुनाई दिया? नयनतारा की बात सुन राजेश उससे बोला, श्रीमती जी हमें तो ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। अगर आपको ऐसा लगा तो आप जाकर एक बार देख लीजिए। हाँ एक बार जाकर देख लेती हूँ, शायद कोई बात हो। नयनतारा ये बोल अपने कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोलते हुए वहां से निकल रिचा के कमरे की तरफ जाने लगी। जब वो रिचा के कमरे की लाइट ऑन देखी तो आश्चर्य से खुद में बोली, इतनी रात को रिचा के कमरे की लाइट क्यों ऑन है? सब ठीक तो है ना? जाकर जल्दी देखना होगा। नयनतारा इतना बोल तेजी से उसके कमरे की तरफ चल पड़ी और जाकर सीधे दरवाजा पर हल्के हाथों खटखटाते हुए बोली, रिचा बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये लाइट क्यों ऑन कर रही हो तुम अपने कमरे का? उनकी आवाज सुन रिचा खुद में बोल पड़ी, आंटी इतनी रात को, लगता है इन्होंने मेरा चिल्लाना सुन लिया होगा इसीलिए यहाँ आ गई।
रिचा इतना खुद में बोल जल्दी से बेड पर से उतर नीचे आए और जाकर दरवाजा खोलते हुए बोली, आंटी आप आइए ना, अंदर आइए। रिचा तुम अभी चिल्लाई थी क्या? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी, इसीलिए दौड़कर तुम्हें देखने आ गई कि तुम ठीक हो या नहीं। वो आंटी दरअसल मुझे बुरा सपना आ गया था, इसीलिए मैं चिल्ला पड़ी थी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? एक काम करते हैं, आज हम तुम्हारे साथ इसी कमरे में सो जाते हैं, इससे तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। क्यों, ठीक है ना? क्या सच में आंटी आप आज मेरे साथ ही सोएंगी? थैंक यू। आप जानती है आंटी, मुझे यहाँ अकेले वैसे भी कमरे में डर लगा रहा था, इसीलिए लाइट ऑन करके रखी थी। ये बात रिचा थोड़ा संकोच भरी निगाहों से बोली, लेकिन नयनतारा मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है बेटा? अगर तुम्हें अकेले नींद नहीं आ रही थी और डर लग रहा था तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं पहले ही आकर तुम्हारे साथ सो जाती। जब तक इस घर में हो तब तक इसे अपना घर ही समझो और मुझे अपनी मम्मा जैसी क्यों। आप सच में बहुत अच्छी है आंटी, आप मुझे हर बार हिम्मत देती है अपने परेशानियों से लड़ने की। अच्छा बेटा, अब हमारी तारीफें कल कर लेना, अभी बहुत रात हो गई है, चलो चल कर सो जाते हैं। नयनतारा के कहने पर रिचा उनके साथ बेड पर जा सो जाती है। अगली सुबह नयनतारा रोज की तरह सुबह के 5 बजे ही जग गई, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली सामने रिचा उसके हाथ को पकड़ बड़ी ही चैन ही नींद सो रही थी। ये देख नयनतारा के दिल को बड़ी खुशी हुई है और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे हमेशा से एक बेटी की चाह थी पर मुझे बेटी नहीं हुई, पर जब से ये बच्ची हमारे घर में आई है पता नहीं इसे देखकर मन करता है कि इसे हम हमेशा अपने पास ही रख ले। इसके साथ समय बिताकर कितना अच्छा लगता है, एकदम बच्ची की तरह ही ये मासूम है। पता नहीं कैसे लोग इतनी मासूम बच्ची को परेशान कर सकते हैं। काफी रात में सोए है, इसे अभी सोने देते हैं है और कुछ देर। ये बोल धीरे से नयनतारा उससे अपना हाथ छुड़ा वहां से निकल गई। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अपने अगले एपिसोड